हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा था कि सर आप जो है सीवीटी यूजी पॉलिटिकल साइंस को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। आप अगर किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये होता है कि सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको एटलीस्ट 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कि आपने अगर 12th लेवल पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आपको पॉलिटिकल साइंस का सीवीटी का पेपर देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे अब हम लोगों ने ये सोचा है कि पूरा सीवीटी यूजी का भी 100% आप लोगों को प्रिपरेशन कराएंगे। इस पूरे प्रिपरेशन में आपको हर एक टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। जी हाँ, सीवीटी एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। अब इस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आपको सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके इस प्रिपरेशन में हम लोग सिर्फ आपको लेक्चर्स नहीं देंगे, आपको पूरा समझाएंगे कि हर एक टॉपिक बाय टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है। फटाफट अब जो है गियर अप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो 2026 में कुछ स्टूडेंट ने ये गलतियां की, जब फॉर्म निकल जाता है आपका जनवरी में तब वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब वो समय ऐसा होता है जहां पे एक साइड बोर्ड एग्जाम है, एक साइड आपका सीवीटी का प्रिपरेशन हो जाता है। अब 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का प्रिपेयर करते हैं। मार्च में एग्जाम होता है, फिर 1 महीने बच जाता है सिर्फ और सिर्फ अपना सीवीटी का प्रिपरेशन, तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे कि अभी से किस तरीके से प्रिपरेशन की जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका अगर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का एक पेपर है तो वो भी साथ में प्रिपेयर हो जाएगा। आप जो है एकदम करेक्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे आपका 100% प्रिपरेशन कराया जाएगा। स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर क्या क्या चीजें, कंटेंट क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। तो एक बार जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है वो एक बार आपको क्विकली समझा देते हैं। उसके बाद फिर आज के इस चैप्टर पे, जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 एनसीईआरटी बुक 1 द बाइपोलरिटी, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आपको एक तो लेक्चर्स मिल जाता है पूरा, फिर एनसीईआरटी समरी नोट्स। जी हाँ, हम लोगों ने हर एक चैप्टर वाइज समरी नोट्स बनाया है। तो इसके सैंपल के लिए आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको उस पीडीएफ जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नोट्स। समरी नोट्स के अलावा कॉन्सेप्ट नोट क्या है ना, कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे डेट्स, आपके इवेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको सेपरेट हम लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, यूजी पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू, जी हाँ, डेट वाइज 28 सेट्स हैं। 2022 से लेकर 2026 तक के आपको पेपर अलग अलग डेट में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सब मिलेगा। फिर पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट सीरीज, यहाँ 20 सेट्स का आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन बैंक मिलता है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये जो 28 सेट्स हैं हर एक सिलेबस वाइज हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है हर एक। ठीक है, तो एक टॉपिक के अंदर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब आपको एक जगह मिल जाएगा। सो दैट होता क्या है कि सपोज कीजिए आपने चैप्टर 1 किया, अब चैप्टर 1 से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको क्या करना है, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक निकाल लेना है, उसको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी बुक वाइज मॉक। एनसीईआरटी का क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का 2 डिफरेंट बुक है, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 का 5 मॉक, बुक 2 का 5 मॉक। फिर आपको जो ये 28 लेक्चर्स हैं, 28 जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, हर एक पास्ट पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली हो जाता है कॉलेज सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग एंड ऑल, क्योंकि किस तरीके से फॉर्म भरना है, आपका स्कोर क्या आ रहा है, कितना, कौन कौन से कॉलेज के लिए आप एलिजिबल है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा टारगेट 250 आउट ऑफ 250 है। और इस बार एक हम लोगों का मिशन है कि एटलीस्ट 500 स्टूडेंट तो हमारे ऐसे होने चाहिए जिनका स्कोर 250 आउट ऑफ 250 है। ये मिशन 500 आप मान के चलिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जो डिटरमाइंड है कि इस बार 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना ही करना है। जितने स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ये इस मिशन के साथ कि मुझे 250 स्कोर करना है, तो आप फटाफट हम लोग के साथ जुड़ जाइए। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट के साथ जब बात करते हैं, हर एक टॉपिक, जिस भी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या होता है ना कि जब हम भी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो वहां पे ना सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। सब्जेक्टिव टाइप इन द सेंस दैट आपको ऐसे लिखना पड़ता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है कि आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में देखना पड़ता है, आपके इसी टॉपिक्स में पूछ लिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के ही हम लोगों ने ये पूरा लेक्चर सीरीज बनाया है। सबसे पहला आ जाता है सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम था क्या, और अब क्वेश्चन ये आ जाता है इससे रिलेटेड कि सोवियत सिस्टम क्या था, ओरिजिन कब हुआ, उसके फीचर्स क्या थे, उसके कैरेक्टर्स क्या थे। क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन आप बोल सकते हैं कि उसका
कवरेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सो इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो एक कैरेक्टर हो जाता है आपका वन पार्टी स्टेट, दूसरा हो जाता है स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और थर्ड हो जाता है सोशलिस्ट ब्लॉक। तो ये तीनों अलग अलग चीजें और तीनों का क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। वन पार्टी सिस्टम, अब आप उसी से इंडिया को कंपेयर कीजिएगा तो इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप अगर यूएस को कंपेयर करते हैं, इंग्लैंड को कंपेयर करते हैं तो वो बाई पार्टी सिस्टम है। यूएस में क्या है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स दो ही पार्टी है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, एनसीपी, बहुत सारी पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम है। सो सेंटर्ड इंटायरली ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। एब्सोल्युटली नो अपोजिशन अलाउड, जहां पे एक सिंगल पार्टी होती है। फॉर एग्जांपल चाइना में एक सिंगल पार्टी ही है अभी, तो वहां पे कोई ओपोजिशन है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया सिंगल पार्टी सिस्टम। स्टेट हेल्थ प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल, मतलब स्टेट का ज्यादा पावर है, कंट्रोल है ओवर द इंडिविजुअल्स। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स हैव द पावर, लेकिन सिंगल पार्टी सिस्टम में वो नहीं है। फिर लैकिंग डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब वहां पे लैक करता है। तो ये पॉलिटिकल आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं तो सिंगल पार्टी या वन पार्टी स्टेट था। अब इकोनॉमिक इंजन, तो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन द सेंस दैट यहाँ पे ना सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। आप एज ए इंडिविजुअल आप कोई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो फ्रॉम पोस्ट 1917 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट है आपका रशियन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, आयरन, स्टील, ये सब जो है जितने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे सारे जो है स्टेट के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, तो जो सरकारी कंपनियां थी वो सब कुछ प्रोड्यूस कर रही थी, एक छोटी से छोटी, जैसे फॉर एग्जांपल माचिस की तिल्ली से लेके एरोप्लेन्स तक वो सारी सरकारी कंपनी ही प्रोड्यूस कर रही थी, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था। गारंटीड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टेट वेलफेयर, अब ये क्या किया गया कि यहाँ पे सभी लोगों को बोला गया कि आप सभी को काम करना है, ठीक है, और जितना जो इनकम हो रहा था वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सो ना कोई अमीर हो पाएगा ना कोई गरीब हो पाएगा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल जैसे फूड प्रोडक्शन है तो सबको बोल दिया गया अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो महीने के 10 केजी आपको चावल दिया जाएगा। अब वो मतलब हर एक इंडिविजुअल को लेकर 4 केजी हो गया राइस। सो वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सारे इकोनॉमी में किया गया। अब थर्ड हो जाता है ग्लोबल रीच इन द सेंस दैट बाकी कंट्रीज उनको किस तरीके से देख रही थी, तो इन्होंने अपने आप को एक बनाया सोवियत या सोशलिस्ट ब्लॉक। अब सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशलिस्ट वो कॉन्सेप्ट है जहां पे ना इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सबको आप बराबर रिसोर्स दे दीजिए तो वो सोशलिस्ट होगा। अगर 10 लोग हैं और आपके पास 10 रुपए है तो आपने सबको 1-1 रुपया दे दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ किसको कितनी की नीड है, वो सोशलिज्म हो गया, ठीक है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मॉडल्ड ऑन द सोवियत सिस्टम, जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं या थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 भी आया था। सो जितने ऐसे कंट्रीज थे जो रशिया से बॉर्डर शेयर करते थे, फॉर एग्जांपल पोलैंड एंड ऑल, तो वो सारे जो है सोशलिस्ट आइडिया से प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए। नेक्स्ट है बाउंड टुगेदर बाय द वार्सो पैक्ट मिलिट्री अलायंस। अब ये वार्सो पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है वार्सो पैक्ट, ये पैक्ट साइन क्या कब हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मिलिट्री अलायंस। फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर हम बात करते हैं नेटो की, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सो ये भी आपका एक मिलिट्री पैक्ट है। वैसे ही जितने सोशलिस्ट कंट्रीज थे जो सोवियत यूनियन के जिन कंट्रीज जो पार्ट बन गए उन लोगों ने एक वार्सो पैक्ट लाया 1955। अब वार्सो पैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस क्या हो जाता है ना कि अगर मान लीजिए आप किसी 5 कंट्री मिलकर एक मिलिट्री अलायंस करती है तो ये माना जाएगा कि उन 5 कंट्री में कोई दूसरी कंट्री अगर अटैक करती है तो माना जाएगा कि ये 5 कंट्री पे अटैक हुआ है एंड दे टुगेदर दे विल फाइट द अदर कंट्री। तो ये ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड, ओनली टू यूनाइटेड स्टेट्स इन ग्लोबल पावर। सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका एक साइड तो हो गया यूएसए, ठीक है, और दूसरा पावरफुल ब्लॉक हो गया। अब ये ना ब्लॉक के रूप में देखते, देखिए यूएसए एक सिंगल कंट्री था लेकिन ये एक ब्लॉक हो गया। दूसरा कौन था आपको, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। अब द कैटलिस्ट फॉर कोलैप्स, लेकिन सोवियत यूनियन जो है अराउंड आप मान के चलिए 1989 1990 के टाइम पे कोलैप्स कर गया। सो रीजन क्या था कोलैप्स करने का, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बर्लिन वॉल। सो बर्लिन वॉल क्या था, जर्मनी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट जो यूएसएसआर के पास चला गया, ठीक है, और दूसरा यूएसए प्लस इंग्लैंड प्लस फ्रांस। सो जो ईस्टर्न पार्ट था
ईस्टर्न पार्ट, उसको जो है यूएसएसआर कब्जा कर लिया। और इसने क्या किया कि बीच में बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार दे दिया गया, इसको बोला जाता है बर्लिन वॉल। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको ये पता करना है, बर्लिन वॉल जो है कब बना, 1963 एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका फॉल हुआ 1989 में। क्या रीजन था जो बर्लिन वॉल को गिराया गया? सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर डिवीजन, ठीक है, ईस्ट आपके कम्युनिस्ट था एंड वेस्ट आपके कैपिटलिस्ट जर्मनी था। इवन टॉपल्ड बाय मास एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन नॉट बाय मिलिट्री फोर्स। तो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने जो ब्लॉक बनाया था, जो बर्लिन वॉल बनाया था, उसको ऐसा नहीं था कि यूएसए और रशिया के बीच में लड़ाई में गिरा दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या, जो आपका सोवियत वाला ब्लॉक था, जो ईस्टर्न जर्मनी था, जो आपके कम्युनिस्ट जर्मनी थी, वहां पे ना पॉवर्टी बहुत हाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक चीज आप देखिएगा, किसी भी कंट्री में अगर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम नहीं होता है कोई भी काम करने का, तो वहां पे देखिएगा इंडिविजुअल्स अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट कोई काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो दैट मान लीजिए सीयूटी का एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट आएंगे सबको एडमिशन दे दिया जाएगा, तो क्या कोई पढ़ाई करेगा? तो सेम चीज हो गया आपके यूएसएसआर में, वहां पे कोई कंपटीशन था ही नहीं, तो इंटरेस्ट था ही नहीं कि मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं। आप जितना मेहनत कीजिएगा और मैं जितना मेहनत करूंगा, दोनों को सेम ही पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं? तो इसी के कारण जो है काफी ज्यादा पॉवर्टी हो गई आपके ईस्ट जर्मनी में। और फिर फाइनली लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, विल ब्रेक दिस वॉल। ठीक है, सो इट वाज द मूवमेंट लेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ये किया गया। चेन रिएक्शन क्या हुआ? यूएसएसआर रिफ्यूज टू इंटरवीन मिलिट्री, ट्रिगरिंग द रैपिड कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजीम अक्रॉस ईस्टर्न यूरोप। अब जब बर्लिन वॉल को फॉल किया गया तो यूएसएसआर जो है कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया, उसको रोकने के लिए जो पीपुल्स मूवमेंट थे, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थे, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि एक कंट्री जैसे अगर बर्लिन का यूनिफिकेशन हो गया, तो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी बोले कि नहीं, मुझे कम्युनिस्ट रिजिम से बाहर निकलना है। पोलैंड ने बोला कि नहीं, मुझे कम्युनिस्ट रिजिम से बाहर निकलना है, मुझे ये सोवियत ब्लॉक का पार्ट नहीं बनना है। ठीक है, और इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की मिखाइल, ठीक है, ये जो है जनरल सेक्रेटरी थे 1985 में। जनरल सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंट पोस्ट था आपके सोवियत ब्लॉक के अंदर, जहां पे सारी 15 कंट्रीज थी सोवियत यूनियन के मेंबर्स, उन सारे 15 कंट्रीज का मिला के एक सिंगल जनरल सेक्रेटरी होता था, और ये इलेक्टेड नहीं थे, अपॉइंटेड थे, एंड ही वाज द लास्ट अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी। अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहां पे जैसे आप देखिएगा, रिफॉर्म द सिस्टम टू मैच वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, एक रिफॉर्म लाया गया। इंप्लीमेंट डेमोक्रेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, normalize relations with the west, normalize relation with the west in the sense that फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, इन सब के साथ रिलेशन बिल्डअप होना शुरू हुआ। ठीक है, रिफॉर्म लाया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। इन्होंने बोला कि ठीक है, चलो अब रशिया में या सारे मेंबर कंट्रीज में इलेक्शंस होंगे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? सेंट्रल कंट्रोल जो था वो क्विकली कम होता गया, क्रिएटिंग एक्सपेंशंस एंड बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड एक्सलेटिंग द कोलैप्स। एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा फास्ट जो है कोलैप्स हो गया पूरा सोवियत यूनियन का। ठीक है, अब यहां पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो जो पहला आ जाता है आपका 95 में, और ये ना एक रिफॉर्म था जो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया यूएसएसआर में। ऐसा नहीं था कि सडनली सारे रिफॉर्म्स एक साथ लाए गए, धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाए गए। और जब यूएसएसआर था तो उसमें सबसे बड़ी कंट्री थी रशिया, और रशिया के पास ही सारे पावर्स थे। सो बाकी जो छोटी कंट्रीज थी वो जैसे यूक्रेन है, पोलैंड है, तो उनका भी ये कहना था कि यार मुझे ना कोई पावर नहीं मिल रहा है, सारा तो रशिया कंट्रोल कर रहा है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज ये पार्ट थे। तो आपके ये 15 कंट्रीज हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है कि वो 15 कंट्रीज कौन कौन से थे जो यूएसएसआर के मेंबर्स थे। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1985, फिर 88 से 89 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेन। ठीक है, बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर 89। सो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, फॉर एग्जांपल जितने मेंबर कंट्रीज थे वो बोले कि नहीं, अब मुझे जो है रशिया के साथ साथ सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना है। अब वो तो ऐसा नहीं है ना कि सडनली, क्योंकि वहां पे लीडर्स तो कोई था ही नहीं, तो लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है रशिया के साथ नहीं रहना है। मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स परमिटेड। मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स मतलब रशिया में भी फिर मल्टी पार्टी आ गई, पहले एक सिंगल पार्टी थी। ठीक है, तो दो कंट्रीज, लुथानिया एंड रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। सो आप ये सोचिए कि रशिया वाज द बिगेस्ट कंट्री एंड रशिया कंट्रोल कर रहा था, और रशिया खुद ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण फिर सडनली बहुत सारी कंट्रीज भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए। अगस्त 1991, कम्युनिस्ट हार्डलाइनर स्टेज एंड एब्रोगेटिव ग्रुप अगेंस्ट, ठीक है, अपोज्ड बाय बोरिस येल्टिन। बोरिस येल्टिन आपके जो है पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, ये इंपॉर्टेंट है। 1991 में कौन कौन से कंट्री ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है,
फिर क्रिएट किया गया है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें कौन कौन सी 5 मेंबर कंट्रीज थी, ये कब फॉर्म किया गया। ठीक है, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख लेना, तो एक तो टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन, इसमें बहुत सारे आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स देखते हैं, जैसे हम लोग आपको 28 पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये 28 पास्ट पेपर्स में आप देखिएगा ऑन एवरेज हर एक एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 10 से 12 तो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपका कोलैप्स। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्या रीजन हो सकता है। तो 3 रीजन यहां पे हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। और आपको एग्जाम में क्या किया जाएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इसके क्या क्या रीजंस हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो आपको ये सारी चीजें देख लेनी। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होता क्या है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, मतलब कोई डेवलपमेंट, जब इकोनॉमी आपकी कोई डेवलप नहीं कर रही है तो हम बोलते हैं स्टैग्नेंट, रुक गई है। तो एक जो सबसे बड़ा रीजन था वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। क्यों, क्योंकि वहां पे इनोवेशंस नहीं हो रहे थे, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, किसी इंडिविजुअल के पास अपना इंसेंटिव नहीं है, आइडियाज के इन्फोर्स करने के, काम करने के, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था। मैसिव इकोनॉमिक बर्डन फॉर मेंटेनिंग ए न्यूक्लियर आर्म रेस। अब आपके न्यूक्लियर आर्म रेस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, एक साइड यूएसए भी अपना न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, यूएसएसआर भी न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, और इसमें बहुत सारे, फिर देखिएगा उसमें ट्रीटीज साइन हुई, सॉल्ट, ठीक है, तो वो सारे ट्रीटीज आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। रिसोर्सेज ड्रेन बाय सपोर्टिंग ईस्टर्न यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब एक चीज जो आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर 15 डिफरेंट कंट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे ना जो बहुत ही पुअर थे, जिनका अपना कोई रिसोर्स नहीं था, ना नेचुरल रिसोर्स था, ना कोई बड़ी इकोनॉमी थी। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि रशिया या फिर बाकी जो रिच कंट्रीज थी उनको सपोर्ट करना पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल खाना देना ही है, तो जो भी टैक्स है, जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी सेल करके पैसे मिल रहे हैं, वो तो सबको दिया जा रहा है, तो ये बर्डन हो गया। ठीक है, सैटेलाइट स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक फॉर एग्जांपल किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, सेवरल शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड, सिटीजन रियलाइज दे वर फॉलिंग फार बिहाइंड द वेस्ट। कंज्यूमर गुड इन द सेंस कि होता है क्या है ना, कि जैसे हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अब वो ना स्टेट डिसाइड कर रही है कि भैया कपड़े कैसे होने चाहिए, खाना कितना प्रोड्यूस करना है, स्टेट डिसाइड कर रही है कि छोटी छोटी चीजें, कितने एजुकेशन देना है, बुक्स कैसे होने चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए। ठीक है, अब स्टेट के पास तो एक लिमिटेशन ही है ना कि कितना प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसी लिए आपके बहुत सारे कमी होने लगी। पॉलिटिकल एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है दूर होना। ठीक है, सो 70+ ईयर्स ऑफ अनअकाउंटेबल कम्युनिस्ट पार्टी रूल। अनअकाउंटेबल कम्युनिस्ट पार्टी रूल का मतलब होता है जब आपसे कोई सवाल पूछने वाला ही ना हो। ठीक है, आप ही मालिक हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही जज हैं, आप ही चोर हैं, तो फिर आप पे कोई सवाल नहीं पूछता है, तो जो मर्जी हो रहा है कर रहे हैं, इसीलिए अनअकाउंटेबल। रैम्पेंट करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन। फिर है स्लो ब्यूरोक्रेसी एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। स्लो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है ना, कि सपोज कीजिए ये एक सिस्टम मान के चलिए, अब यहाँ पे कुछ पास होना है तो ये अलग अलग चैम्बर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेड बैठे हैं, अब ये हो रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज की नीड है तो आपको यहाँ बताना है, ये यहाँ बताएंगे, ये यहाँ बताएंगे, ये यहाँ बताएंगे, तो पता चला कि साल भर तो एक, अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल ओपन करना है तो इसके लिए आपने साल भर लगा दिया। ठीक है, तो इससे आपके स्लो ब्यूरोक्रेसी हो जाती है। और सिंगल सेंट्रलाइज अथॉरिटी, अब टॉप में जो बैठे हैं उन्हीं को डिसाइड करना है कि यहाँ पे स्कूल होगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, तो डिसीजन मेकिंग भी प्रोसेस पूरा स्लो हो जाता है। ठीक है, पार्टी ब्यूरोक्रेट्स एंजॉयड एलीट प्रिविलेजेस। पार्टी ब्यूरोक्रेट्स इन द सेंस दैट जो पार्टी के मेंबर्स थे वो तो पावरफुल थे, कॉजिंग सिटीजन्स टू लूज आइडेंटिफिकेशन विद गवर्नमेंट। तो आप बोल सकते हैं जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हम इंडिया की बात करते हैं, सो यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स अगर हमारे मुद्दों को सही से नहीं उठाते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, अगली बार पार्टी वोट नहीं देते हैं, उनकी सरकार चली जाती है। लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, तो सरकार अलग, जनता अलग। जनता अपने आप को पार्टी से अलाइन नहीं कर पा रही थी, इसका मतलब ये हो गया जो पार्टी में बैठे लोग थे उनको कोई मतलब ही नहीं है कि जनता की नीड क्या है। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है कि जब हम 15 कंट्रीज की बात करते हैं ना, तो इन सारे 15 कंट्रीज में एक सिंगल आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब सिंगल आइडेंटिटी थी एंड एवरी आइडेंटिटी जो है रशिया के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। लेकिन सपोज कीजिए बेलारूस है, अब उनके लोगों के मन में ये बात हुई कि भाई हम तो सेपरेट हैं रशिया से,
अगर हम सेपरेट है रशियन से, हम सेपरेट हैं लेट से पॉलिश से, तो मेरी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, मेरा अपना कंट्रोल होना चाहिए। सो वो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ। इमीडिएट कॉज ऑफ कोलैप्स, डिमांड फॉर सॉवरेनिटी फ्रेगमेंटेड द यूनियन। डिमांड फॉर सॉवरेनिटी, ये टर्म सॉवरेनिटी होता क्या है? सॉवरेनिटी का मतलब ये हो जाता है दैट वी आर द सोल अथॉरिटी, हम खुद के मालिक हैं। तो इंडिया को अगर कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए इंडिया को कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो इंडिया तो नहीं जाएगा ना यूएस से पूछने के लिए कि सर हम हॉस्पिटल बनाए कि नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। लेकिन पहले क्या था कि अगर पोलैंड में कोई स्कूल बनाना है तो वो पूछने जाएंगे भैया बताओ स्कूल बनाए नहीं बनाए। तो अगर मेरी नीड है तो हम दूसरे से क्यों पूछने जाए? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आयरनी, नेशनलिस्ट अनरेस्ट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन prosperous European region, Russia, Baltic, Ukraine, who resented subsidizing poor Central European Republic। अब ये जो नेशनलिज्म का पूरा मूवमेंट था ना, ये उन कंट्रीज में ज्यादा हो गया जहां पे जो ऑलरेडी प्रॉस्परस थे, जो ऑलरेडी रिच थे। और एक रीजन ये भी था क्योंकि उनका कहना था कि भैया हम अपने पैसे दूसरे पे क्यों खर्च करें, जो पैसे हम लोग बना रहे हैं, जो हमारी कंट्री, हमारी रिसोर्सेज, अगर रशिया तेल बेच के पैसे कमा रहा है तो वो रशिया वो तेल बेच के पैसे जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे क्यों खर्च करे। तो लोगों का भी ये डिमांड होने लगा। तो जो रिच कंट्रीज थे वो ज्यादा डिमांड करने लगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं जो कोलैप्स का रीजन हो जाता है। और आपसे ना एग्जाम में ये सारे चीज पूछे जाएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप स्टेटमेंट्स दे दिया जाता है। द फॉल एंड द सक्सेसर, सक्सेसर इन द सेंस की फिर कौन कौन सी अलग अलग कम्युनिटीज बनी, कंट्रीज बनी। सो आपका रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ऑफिशियली डिसबैंड द सोवियत यूनियन। सो ये तीन पहली कंट्रीज थी जो ऑफिशियली एक साथ अलग हो गई, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। सो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से तीन कंट्री अलग हो गई। फिर कम्युनिस्ट पार्टी इज बैंड, रिपब्लिक ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ही बैन कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट रिप्लेसेस द यूएसएसआर एज ए लूज फेडरेशन। सो जैसे ये तीन अलग हो गए, फिर कुछ कुछ कंट्रीज ने बोला कि नहीं हम एक सिंगल फेडरेशन बनाएंगे। देखिए क्या है ना कि जैसे ही कंट्रीज जब टूटने लगी, यूएसएसआर का जब फॉल हुआ, छोटे छोटे स्टेट्स बन गए, तो वहां पे एक फियर हो गया कि कोई दूसरी कंट्री आके मेरे पे कब्जा न कर ले, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, फ्रांस ही क्यों ना हो। तो उन लोगों ने भी अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया जिसका नाम दिया गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब रशिया का क्या स्टेटस है? गया रशिया ऑफिशियली बिकेम द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर, इनहेरिट्स द प्रेस्टिजियस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपके, चाइना, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड एंड यूएसएसआर। तो पहले यूएसएसआर था, अब यूएसएसआर रहा ही नहीं आफ्टर 1991, तो कौन बनेगा परमानेंट मेंबर? तो ये पोजीशन दिया गया रशिया को, इसीलिए इनहेरिट्स द प्रेस्टिजियस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, टेक्स ओवर ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स। जितने ट्रीटीज यूएसएसआर ने साइन किए थे, रशिया ने बोला कि वी आर गोइंग टू ओबे ऑल दोस ट्रीटीज, मेंटेन स्टेटस एज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेट इन द पोस्ट सोवियत यूनियन। पोस्ट सोवियत यूनियन में जितने 15 कंट्रीज थे, जब सबका डिसइंटीग्रेशन हुआ, अब आप एक आयरनी सोचिए, आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि यूएसएसआर का जो पूरा न्यूक्लियर सिस्टम था ना, वो यूक्रेन के पास था। यूक्रेन के पास इन द सेंस कि सारे न्यूक्लियर सिस्टम इंस्टॉल थे यूक्रेन में। लेकिन जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ तो यूक्रेन ने बोला कि नहीं मुझे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत ही नहीं है, एंड उन्होंने सारा कुछ मूव करके रशिया में दे दिया। तो रशिया ने वो ले लिया। अब आज जो है रशिया यूक्रेन को धमका रहा है कि न्यूक्लियर वार कर लेंगे। सो देखिए किस तरीके से सर्कल ऑफ लाइफ हो जाता है। ठीक है, तो एक हो जाता है आपका एंड ऑफ। अब इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ? एंड ऑफ कोल्ड वार, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड इमरजेंस ऑफ न्यू नेशन। अब ये टर्म कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार, सो जो मैंने आपको बताया, यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दो आपके ब्लॉक्स हो गए। इसीलिए इन दो ब्लॉक्स के कारण ही हम लोग बोलते हैं बाइपोलरिटी, मतलब दो एक्सट्रीम। ठीक है, एक एक्सट्रीम आपका जो यूएस वाला था, जो यूएस है, और दूसरा एक्सट्रीम है यूएसएसआर। ये कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जहां पे सारा स्टेट के कंट्रोल में है। ये है आपका कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट, तो यहां पे हम देख रहे हैं प्रोग्रेस हो रहा है, यहां पे देख रहे हैं पॉवर्टी राइज कर रही है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कोल्ड वार के रूप में देखते हैं। कोल्ड वार की टर्म क्यों दिया गया? एक तो जैसे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल इन द सेंस कि ये यूएसए कैपिटलिस्ट है, यूएसएसआर कम्युनिस्ट है। नेक्स्ट आपको जो ध्यान में रखना है, जब भी हम कोल्ड वार की बात करते हैं, तो यूएसएसआर ने क्या किया, एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया जहां पे वो लोग बाकी कंट्रीज को भी कम्युनिस्ट बनाने में लग गए। ठीक है,
जैसे हम क्यूबा की बात करते हैं, क्यूबा भी कम्युनिस्ट हो गई। हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, वो भी कम्युनिस्ट हो गई। ठीक है, तो इन्होंने एक नया मूवमेंट लाया जहां पे हम कंट्रीज को कम्युनिस्ट बनाएंगे। अब यूएसएसआर के लिए खतरा हो गया, क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट को एज ए वेपन के रूप में देखते हैं, उनके आइडियोलॉजी को एज ए वेपन के रूप में देखते हैं। तो यूएसएसआर ने बोला कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और दोनों के बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हुई है। कोल्ड वार इन द सेंस दैट एक्चुअल वार नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन आप जो है मिलिट्री के रूप में अपने आप को सुपर पावर बना रहे हैं, आप जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज के बीच में ना आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया, आर्म्स रेस। और इसी चक्कर में देखिएगा कि दोनों कंट्रीज 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठे हैं आज। ठीक है, न्यूक्लियर आर्म रेस। सो जैसे ही आपका कोल्ड वार खत्म हुआ तो ये भी ट्रीटी साइन हुई कि अब हम लोग कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो एंड वार्सो पैक्ट लूज देयर कॉन्फ्रंटेशन। तो जैसे एक पैक्ट बना नाटो, ठीक है, नाटो क्या था, आपका यूएसए का मिलिट्री अलायंस था, और वार्सो पैक्ट, वार्सो पैक्ट ये यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस था। अब जैसे आपके नाटो में जितने यूरोपियन मेंबर्स के कंट्रीज, और अभी मुद्दा भी तो वही है ना, यूक्रेन बोल रहा है कि हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे, रशिया बोल रहा है कि नहीं, हम तुमको ज्वाइन नहीं करने देंगे। सो जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, आपके कनाडा, आपके यूएसए, इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नाटो के मेंबर हैं। ये इसलिए बनाया गया था कि अगर रशिया इन सारे किसी मेंबर कंट्रीज पे अटैक करता है तो यूएसए विल गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, यूएसए विल ज्वाइन द वार। सो सिमिलरली रशिया ने भी अपना बना लिया। ठीक है, तो जब कोल्ड वार खत्म हुआ तो फिर अब वो डर नहीं रहा कि नाटो कोई मेंबर कंट्रीज पे कोई एक दूसरे पे कोई अटैक करेगा। सो नाटो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप बोल सकते हैं उसका रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस वो थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा, यूनिपोलर वर्ल्ड। अब ये देखिए, कोल्ड वार में बाइपोलर वर्ल्ड में हम लोगों ने बोला कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों था। अब ये अगर खत्म हो गया तो बचा कौन, यूएसए। तो ये स्टार्ट हो गया यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब एक सिंगल कंट्री जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई। यूएसए इमर्ज एज द सोल ग्लोबल सुपर पावर। कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी बिकेम द डोमिनेंट ग्लोबल मॉडल्स। लिबरलिज्म ये बोला जाता है जहां पे आप ह्यूमन राइट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, जहां पे आप जो है इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देते हैं, जहां पे आप कैपिटलिज्म को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसके कुछ कुछ फीचर्स हो जाते हैं। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक गेन इमिनेंस पावर गाइडिंग पोस्ट सोवियत इकोनॉमिक रिकवरीज। वर्ल्ड बैंक क्या किए कि उन्होंने देखा कि एक ही तरीका है, लोन देना शुरू करो। जितने पुअर कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाए, उनके इकोनॉमी को सुधारा कैसे किया जाए। तो ये दोनों जो है फिर पैसा देना स्टार्ट किए, लोन देना स्टार्ट किए। एंड इन लोगों ने बहुत सारा, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने बहुत सारे जो है डेवलपमेंट वर्क किए। अब नेक्स्ट हो जाता है आपका इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस। तो आपका यूएसएसआर जो ब्रेक हुआ तो न्यू नेशंस वेर क्रिएटेड। तो कौन कौन सा, बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स टू ज्वाइन द यूएन नाटो। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज थे यूएसएसआर के जो मेंबर्स थे वो बाद में नाटो ज्वाइन कर लिए। फॉर एग्जांपल पोलैंड। सेंट्रल एशियन स्टेट बैलेंस क्लोज टाइज विद रशिया व्हाइल एंगेजिंग विद यूएस, चाइना एंड वेस्ट। सेंट्रल एशियन स्टेट जिसमें तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन लोगों ने बोला कि हम जो है उधर भी नहीं ज्वाइन करेंगे, आपके यूरोपियन यूनियन के साथ भी नहीं ज्वाइन करेंगे और रशिया के साथ भी नहीं रहेंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप। बैलेंस्ड रिलेशनशिप का मतलब होता है हम सबके साथ दोस्त हैं। ठीक है, तो इन लोगों का ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ट्रांजिशनिंग सिस्टम, द शॉक थेरेपी मॉडल। अब शॉक थेरेपी मॉडल से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये शॉक थेरेपी मॉडल होता क्या है? ठीक है, शॉक थेरेपी है क्या? ये सडन कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम। एक सडन चेंज जहां पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम से मूव करके आप सडन करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो उसको शॉक थेरेपी बोला गया। इसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, स्टेट कैपिटलिज्म। बिफोर शॉक थेरेपी, ठीक है, क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, स्टेट ओन एसेट्स एंड इंडस्ट्रीज। सारे प्रॉपर्टीज जो है वो स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाता था। एग्रीकल्चर की बात करें तो स्टेट मैनेज कलेक्टिव फार्म। इंडिविजुअल लैंड नहीं था, सारे लैंड स्टेट ने ले लिया एंड स्टेट ने बोला कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे। स्टेट विल डिसाइड कि कहां पे क्या चीज उगाना है। ट्रेड, क्लोज्ड सोवियत ब्लॉक अलायंसेस। क्लोज सोवियत मतलब जो 15 मेंबर कंट्रीज थी, ट्रेड उन्हीं के बीच हो रहा था, बाहर किसी कंट्री के साथ ट्रेड ये लोग कर ही नहीं रहे थे। स्ट्रेटजी, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लानिंग। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लानिंग इन द सेंस कि एवरीथिंग विल बी प्लान्ड, कहां पे क्या चीज, कौन सा जगह पे स्कूल बनानी है, कौन सी जगह पे हॉस्पिटल बनानी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। ये नहीं था कि लोकल पीपल का कोई, या आप बोल सकते हैं कि कोई महत्व नहीं था, कोई से नहीं था। फिर शॉक थेरेपी कैपिटलिज्म। फिर जैसे ही आपका मूवमेंट होता है, ट्रांजिशन होता है फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी टू डेमोक्रेटिक सिस्टम,
फिर आ जाता है प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेट ओनरशिप, जहाँ पे सारे लैंड्स इंडस्ट्रीज सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। ठीक है, प्राइवेट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड, एफडीआई एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। पहले क्या था कि आपकी करेंसी भी सिंगल ही थी। कंप्लीट फाइनेंशियल डीरेगुलेशन ड्रिवन बाय द वेस्ट। फाइनेंशियल डीरेगुलेशन का मतलब हो जाता है कि अब कौन सी कंट्री कितना रुपया छापना चाहती है, किस तरीके से अपने करेंसी को मेंटेन करना चाहती है, क्या डिनोमिनेशन होना चाहिए, डिनोमिनेशन मतलब नोट्स का क्या साइज होना चाहिए, वो सब डीरेगुलराइज हो गया। अब ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी क्या हुआ, द फॉल आउट कॉन्सिक्वेंस। ये सर्टेन मूवमेंट जब भी होता है ना, जब भी आप बोलते हैं कि सर्टेन ट्रांजिशन हो रहा, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, फ्लड क्या है कि सडनली वाटर स्कार्सिटी से वाटर एबंडेंस कर देता है। फ्लड जब सडनली आता है तो सब जगह पानी पानी भर जाता है, तो उसके इम्पैक्ट भी कुछ होता है, निगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ होता है। सो इकोनॉमिक रूइन, 90% ऑफ द स्टेट इंडस्ट्री सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, मतलब कौड़ी के दाम दे दिया गया। अब इंडस्ट्री की देखिए, पहले क्या था कि लोगों के पास भी जब पैसे नहीं थे तो इंडस्ट्रीज खरीदेगा कौन। सो जो जितना बोली लगाया सबको दे दिया गया। उसमें बहुत सारे तो नेता लोग ही थे ना जिन्होंने इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए। ठीक है, इसका टर्म क्या दिया गया, लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री। रूबल कोलैप्स, रूबल वहां का करेंसी। हाइपर इन्फ्लेशन वाइप्ड आउट सेविंग। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जहां पे सडनली आज जो पैसे की वैल्यू है, या मान के चलिए एक पेन है, आज इसका दाम 100 रुपीज है, कल इसका दाम 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, आपका लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला में क्या हुआ ना कि एक नेता थे, वो जो है चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट थे वहां के, उन्होंने क्या किया वेनेजुएला में कि जीतने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से पैसा गिराना स्टार्ट कर दिया। अब वो क्या किया कि दिन रात प्रिंटिंग प्रेस में पैसे छाप रहे हैं, छाप रहे हैं, छाप रहे हैं। भैया जब पैसे सबके पास हो जाएगा तो सडनली हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। वहां पे इन्फ्लेशन रेट 1 लाख चला गया। 1 लाख का मतलब ये हो गया कि जो चीज आज 1 रुपये है उसका वैल्यू कल जो है 1 लाख चला गया। वहां एक एक घंटे में 10-10 हजार रुपये भाग रहा था वैल्यू। वो इसीलिए होता है कि जब आप पैसा छाप देते हैं तो पैसा कहीं कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, रियल जीडीपी 1999 वाज स्ट्रिक्टली लोअर देन इन 1989। आपका जीडीपी का फॉल हो गया। सो इकोनॉमिक रूइन हो गया। नेक्स्ट, पॉलिटिकल नेग्लेक्ट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नेग्लेक्टेड फॉर हेस्टी इकोनॉमिक रिफॉर्म। वो जबरदस्ती इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको जो समझ में आया वो कर दिया गया। ठीक है, वो प्रोसेस कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं था। क्रिएटेड ओवरली स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स एंड वीक पार्लियामेंट्स। अब जो मेंबर्स थे जो पहले ब्यूरोक्रेसी में थे वही लोग लीडर्स बन गए। ठीक है, सेंट्रल एशियन लीडर्स बिकेम हाईली अथॉरिटेरियन। अब चीजें पता है क्या हुई, जब बाकी जो सेंट्रल, इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी ना जहां पे डिक्टेटरशिप आ गया। इसलिए क्योंकि जो नई सिस्टम आई वहां पे सारी कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि वहां के लीडर्स इतने इफेक्टिव हों कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप को बना पाए। इंडिया जैसे बहुत कम कंट्रीज होगी जो ये कॉलोनियल रूल से निकल के एक इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्रिएट कर पाए। सोशल डिस्ट्रेस, गवर्नमेंट सब्सिडीज एब्रप्टली विथड्रॉन कॉजिंग मैसिव पॉवर्टी। पहले क्या था कि सब चीज के लिए राशन सिस्टम था, पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे आपको कितना अनाज देना है नहीं देना। अब सडनली वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने खत्म कर दिया, तो फिर क्या होगा, राशन कार्ड खत्म कर दिया तो लोगों के पास वो पॉवर्टी आ गई। मिडिल क्लास डिक्लाइन, इंटेलेक्चुअल माइग्रेटेड। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको डर लग गया कि ये सिस्टम फॉल करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, तो वो लोग दूसरी कंट्री छोड़ के चले गए। माफिया ग्रुप इमर्ज टू कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप लोग में से जिनको माफिया बनना है तो आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी तो मिस कर दिया है। आपका जन्म अगर आज से मान के चलिए कितना ज्यादा नहीं 50 साल पहले हुआ होता, जो चांस था आपके पास माफिया बनने का अगर आप रशिया चले गए होते। और बहुत सारे आप वेस्टर्न मूवीज में देखते हैं ना रशियन माफिया। सो आप समझ सकते हैं रशियन माफिया कहां से ओरिजिनेट हुआ। 2000 रिवाइवल, धीरे 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 से सिस्टम जो है फिर रिवाइव किया। ग्रेजुअल इकोनॉमिक रिव्यू ड्रिवन प्राइमरली बाय द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री में क्या है ना कि जितनी ऐसी कंट्रीज है जहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को सेल करती है। जिससे रशिया भी क्या कर रहा है, वो अपने ऑयल सेल करता है, गैस सेल करता है, उससे उसको पैसे मिलते हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, दुबई, कुवैत, कतर, ये सारे के सारे तेल बेच रहे हैं। तो वही है, नेचुरल रिसोर्सेज सेल करके फिर अपना रिकवरी करते हैं। कंट्रीज अर्न रेंट फ्रॉम ऑयल पाइपलाइंस क्रॉसिंग देयर टेरिटरी। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनका जो है अपना नेचुरल रिसोर्सेज नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कजाकिस्तान, अब रशिया से टर्की एक पाइपलाइन जा रहा है, तो कजाकिस्तान ने बोला कि भैया पाइपलाइन तो मेरे रास्ते से जाएगा, मेरे लैंड से जाएगा, तो तुमको रेंट पे करना पड़ेगा। तो उस तरीके से फिर इन लोगों ने अपने अपने रिसोर्सेज जनरेट करना स्टार्ट किया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात करें ना तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएगी कि रिवाइवल का क्या हुआ, सोशल डिस्ट्रेस का क्या क्या इम्पैक्ट रहा, या फिर जब हम इकोनॉमिक रूइन की बात करते हैं तो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर
शॉक थेरेपी, तो ये सब एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको ये सब सारे कुछ ध्यान से देखना है। फिर फाइनली जो है रशिया वायलेंट सक्सेसिस्ट मूवमेंट इन, ठीक है, मॉस्को, ईस्टर्न यूरोप, ये अलग अलग ग्रुप बन गए, सेंट्रल एशिया। तो ये आपका दिखाता है कि किस तरीके से, और जो मैंने आपको बताया कि शॉक थेरेपी हर एक कंट्रीज के लिए सेम नहीं था, बहुत सारे कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा वायलेंट था, ठीक है। तजाकिस्तान सफर 10 ईयर सिविल वॉर एंडेड 2001, जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट रीच इन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अटैक्ड फियर्स कंपटीशन फ्रॉम रशिया न्यूक्लियर अवॉर्ड यूएसए एंड चाइना। सो बाकी कंट्रीज फिर इनको कब्जा करने के लिए आ गई, यूगोस्लाविया में और बहुत सारे कंट्रीज में आप देखिएगा कि यहाँ पे सिविल वार रहा, और अभी भी यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, या सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, ठीक है। सो फाइनली एक बार अगर हम लोग पूरा रिवाइज कर लें कोल्ड वॉर एरा को, तो यूएसएसआर एडेड। अब देखिए यूएसएसआर का ना एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा है इंडिया के साथ, ऑल्दो इंडिया नेवर एक्सेप्टेड दिस कम्युनिस्ट आइडिया, लेकिन इंडिया में अगर आप बात करते हैं प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, तो वो सारा का सारा रशिया से आया, क्योंकि 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम वो रशिया में ही आया था। इंडिया में भी सेंट्रलाइज प्लानिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ, वो 1991 में जाके जो है खत्म हुआ प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग एरा एंड ऑल। रशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्टैब्लिश करने में, आपके थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश करने में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी ड्यूरिंग सीवियर फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज एंड ऑल, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, वैसे ही आपका बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, तो ये सारे जो है आपके रशियन के मदद से हुआ है। मिलिट्री, याद कीजिए जयशंकर जी ने क्या बोला था कि व्हेन इंडिया वाज फाइटिंग विद पाकिस्तान, द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज सपोर्टेड ए डिक्टेटरशिप। और 1971 जब पाकिस्तान के साथ फाइट चल रही थी ना, तो इट वाज द यूएसए जो अपना सेवंथ फ्लीट का मतलब होता है पूरा अपना वारशिप लेके आ गई इंडिया पे अटैक करने के लिए। एंड दैट टाइम रशिया प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रशिया जो है अपना, आप बोल सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन लेके पहुंच गया अटैक करने के लिए, ठीक है। फिर कल्चरल इन द सेंस दैट वहां पे रशिया में बहुत ज्यादा हिंदी मूवी को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और राज कपूर, मेरा नाम जोकर, रशिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी, ठीक है। वैसे ही अमिताभ बच्चन एंड ऑल, दे आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेब्लिश। देखिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि कल्चर ना एक काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर होता है, जो काम आप मिलिट्री से नहीं कर सकते हैं वो काम आप कल्चर से कर सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी जॉनी, बहुत फेमस गाना है, ठीक है। तो ये सब भी आपको एक बार देख लेना है। अब मॉडर्न इरा, इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड ऑल। सो एक ना आप पीडीएफ जब देखिएगा तो उसमें दिया गया है कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बीच में व्हाट रोल रशिया हैज प्लेड, तो उस चीज को थोड़ा सा देख लेना है। बोथ रशिया रिजेक्ट द यूनिपोलरिटी, यूनिपोलरिटी मतलब इन द सेंस कि सिंगल पावरफुल कंट्री चैंपियनिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और इसी का रीजन आज भी है दैट इंडिया एंड यूएसए का एक जब रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था, वी सेड दैट दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन। हम यूएसए के साथ बेटर रिलेशनशिप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रशिया के साथ खराब रिलेशनशिप करेंगे। को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ग्लोबल पावर्स, collective security and attack on one is a threat to all, negotiated settlement and democratization of UN। अब रशिया बोल रहा है कि ठीक है इंडिया शुड बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल, लेकिन वो टोटल सपोर्ट अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स, ओवर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन, की फोकस एरिया इंक्लूड डिप्लोमेटिक सपोर्ट ऑन कश्मीर। अब जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया, जो आपके पाकिस्तान डिप्लोमेट हैं वो यूएन चले गए, सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए कि ये क्या हो गया, रशिया ने बोला कि इंटरनल मैटर, उनको कवर अप करने दो। कंटिन्यूड रशियन डिप्लोमेटिक सपोर्ट ऑन कश्मीर, मैसिव कोऑपरेशन इन एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडिया का 40% तो रशिया से आ रहा है, एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। सो इन रशिया हैज प्लेड ए वाइटल रोल ऑन द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया, वो बोथ इन टर्म्स ऑफ चाहे मिलिट्री हो या फिर इन टर्म्स ऑफ आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो। सो रशिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। सो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, लेनिन, ये आपके फर्स्ट लीडर थे जहां पे बोल्शेविक पार्टी के फाउंडर्स भी थे, लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन थे, एंड फाउंडर ऑफ, या फिर आप बोलते हैं फाउंडिंग हेड ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, मार्क्सिज्म। फिर इनके बाद आए जोसेफ स्टालिन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपके स्टालिन थे। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्स collectivization credited with the Soviet victory in World War II, responsible for authoritarian functioning and the Great Terror। Great Terror क्या था?
आपके पोलैंड में रशियंस लोग घुस के रेप किए, मर्डर किए, अराउंड 60-70,000 रेप्स रशियंस लोग घुस के किए। उसी को टर्म दिया गया द ग्रेट टेरर टू, मतलब वहां पे कब्जा करने के लिए, रशिया जो है पोलैंड को कब्जा करने के लिए ये सब काम किया। फिर आए निकिता, ये भी अगेन स्ट्रांग लीडर थे, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इनफैक्ट आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या? यूएसए बोल रहा था कि हम रशिया के आसपास जो है न्यूक्लियर मिसाइल डाल देंगे, तो रशिया ने किया क्या, या यूएसएसआर ने क्या किया कि क्यूबा जो यूएसए के पास है वहां पे जाके न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस 1956 रिफॉर्म एंड ऑल। फिर ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा ना, तो इनसे मान लीजिए बोरिस जेल्टसिन से पूछ दिया गया कि फर्स्ट इलेक्टेड, इनके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट। तो ये सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि द ग्रेट गेम, द ग्रेट गेम, ग्रेट गेम का मतलब क्या है कि और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया, जब सारी कंट्रीज सोच रही थी कि हम जो है अफगानिस्तान पे अटैक कर देंगे, रशिया ने फाइनली अफगानिस्तान पे अटैक किया, और इट वाज द यूएसए विच प्रोवाइडेड मिलिट्री आर्म्स टू अफगानिस टू फाइट अगेंस्ट द रशिया। फिर फाइनली जब रशिया चला गया छोड़ के अफगानिस्तान, अब उनके पास तो हथियार बच गए, तो हथियार का कुछ तो करेंगे ही करेंगे। फाइनली उन लोगों ने यूएस पे अटैक कर दिया। ठीक है, द बिग पिक्चर, बाइपोलरिटी, आपको ना इसका बाइपोलरिटी का पीरियड भी याद रखना है, द कोलैप्स एंड द न्यू ऑर्डर। अब इसको कहेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बोला जाता है। सो बाइपोलरिटी, टू सुपर पावर यूएसए, यूएसएसआर, आइडियोलॉजिकल वार, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, सोवियत सिस्टम एक्सपेंड ग्लोबली बट स्टैग्नेंट इकोनॉमिकली, कोलैप्स, रिफॉर्म, ठीक है, रिजल्ट इन द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल इन द रैपिड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। फिर न्यू आता है आपका यूनिपोलरिटी। अब आज पोस्ट अगर आप 2000 देखते हैं तो वहां पे फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है, जहां पे यूएस भी है, चाइना भी है, इंडिया भी ग्रो कर रहा है, यूरोपियन यूनियन एज ए कलेक्टिव ब्लॉक भी ग्रो कर रहा है। लेकिन आप ना इस पीरियड को देखते हैं 1991 से 2000, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यही वो पीरियड था जहां पे यूनिपोलर वर्ल्ड था, सिर्फ और सिर्फ आपका यूएस जो है हेड था। सो ये चीज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो क्लासेस होगा उसमें और डिटेल में ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जो क्लासेस होता है उसमें हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी आपका क्लास का एक पार्ट हो जाता है। सो फटाफट आपको एग्जाम पेज पे कॉल मैसेज करना है, और इसका जो कंप्लीट फीस सिर्फ 800 है। जी हाँ, सारा चीज आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ 800 में प्रोवाइड किया जा रहा है। किस तरीके से सारे कंटेंट होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आपको दे दिया जाएगा। बाकी कोई स्टूडेंट है जो ये पूरा पीपीटी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको ये पूरा पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा। आप जो है ये पीपीटी के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं, चैप्टर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन अपना जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दें। हम लोग की कोशिश रहेगी कि एक सीरीज के थ्रू सारे हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका 100% प्रिपरेशन हो जाए। और याद रखना है एटलीस्ट इस बार 2027 के एग्जाम में हमें 500 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनका स्कोर 250 आउट ऑफ 250 आएगा। सो कितने आप लोग में ऐसे हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैंने तो कर लिया है, अब आपकी बारी है।